नमस्कार। आज एक विशेष क्लास एक्टिव और पैसिव, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये वॉइस क्लास यूपी बोर्ड में क्लास 9th से शुरू होके और फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक चलते रहते हैं। एक्टिव पैसिव 9th 10th फर्स्ट ईयर और इंटर चारों ही क्लास में ये पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कर्ता प्रधान और कर्म प्रधान वाक्य। ठीक है, यही पढ़ेंगे हम लोग। तो गौर करिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस को समझते हैं। ये क्या होता है? ये वे वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी लगती है वो कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। एक्टिव वॉइस कौन से वॉइस होते हैं? जिनमें कर्ता प्रमुख होता है और हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों ही कर्ता के अनुसार लगाई जाती हैं। फिर पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस ये कर्म प्रधान वाक्य होते हैं। ऑब्जेक्ट इनमें मैं रहता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। इनमें कर्म प्रधान होता है तथा इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। कोई पूछे, कभी पूछे एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, तो बता दोगे? कर्म प्रधान वाक्य पैसिव वॉइस बोले जाते हैं, जबकि कर्ता प्रधान वाक्यों को एक्टिव वॉइस बोला जाता है। आगे समझ लेते हैं। अगली चीज है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जब एक्टिव से पैसिव में हम किसी वाक्य को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक बात याद रखनी है आपको, जिन क्रियाओं, जिन कर्ता, जिन वाक्यों में क्रिया ट्रांजिटिव होती है, वर्ब ट्रांजिटिव होती है, उसी के पैसिव बनता है। ठीक, जिसकी क्रिया सकर्मक होती है उसका पैसिव बनता है, ट्रांजिटिव होती है, सकर्मक होती है। जिसकी क्रिया सकर्मक होती है उसका पैसिव बनता है, अकर्मक क्रिया का पैसिव नहीं बनता है। अब क्रिया कैसे पहचानोगे? जो वाक्य आपको दिया गया है उसमें वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये कैसे पहचानोगे? ठीक, तो इसके लिए समझ रहे हो? अब आओ हम सीधे बोर्ड पे समझाते हैं आपको। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यहाँ पे दिखा देते हैं। वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो कैसे पहचानोगे, इंट्रांजिटिव है तो कैसे पहचानोगे? एक वाक्य हमने लिखा यहाँ पर, सी रीड्स अ बुक, ये लिख दिया, सी रीड्स अ बुक। समझ रहे हो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और एक यहाँ लिखे दे रहे हैं, सी SLEEPS स्लीप्स इन बेड। ये लो, दो वाक्य लिखे हैं, गौर से देखो आप। सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये भी है। वर्ब रीड्स ये है, वर्ब स्लीप्स ये है। यहाँ बाकी का ऑब्जेक्ट है या क्या है वो देखना है। यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ बुक है, यहाँ बैड है। अंतर ज्यादा नहीं लग रहा है, बुक भी नाउन है, बैड भी नाउन है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर जरूर देखने को मिल रहा है, ये आर्टिकल लगा हुआ है और ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो सेंटेंस दोनों लगभग सेम लग रहे हैं। ठीक, अब ये पता कैसे लगेगा कि एक वाक्य में आने वाला पीछे, वर्ब के पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है? तो यही हमें पता करना है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे पैसिव में, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक, रेयर केस होते हैं जिनमें पैसिव बन जाए। कब? जब वर्ब इंट्रांजिटिव हो, बहुत कम चांस होते हैं। समझो, अब इसके लिए एक सिंपल सी विधि है कि जो वर्ब आई है वाक्य में उसमें हम क्या लगा करके क्वेश्चन कर लें, या फिर किसको, क्या या
किसको लगाओ और क्वेश्चन करो। सी रीड्स ए बुक, वह क्या पढ़ती है? किताब। वह क्या पढ़ती है? जवाब मिल रहा है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो इसका मतलब ये जो आया ही है, ये जो शब्द आया है ये ऑब्जेक्ट है और वर्ब ये ट्रांजिटिव है। दूसरा देखो, सी स्लीप्स इन बेड, वह क्या सोती है? वह बिस्तर पर क्या सोती है? मिलेगा जवाब? क्या सोती है? नींद सोती है, आंखें सोती है, बिस्तर सोती है, सपने सोती है, कुछ मिलेगा जवाब? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब दिया गया वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। ठीक। फादर FATHER, फादर गेव मी अ बुक। ये लो एक और समझो, फादर गेव मी अ बुक, पिताजी ने मुझे क्या दिया? किताब दी। पिताजी ने किताब किसको दी? तो जवाब मिल रहा है मुझको दी। इसका मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, हो भी सकते हैं, एक वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो जब पैसिव करोगे तो पैसिव भी डबल होगा। फिर ऑब्जेक्ट दो तो पैसिव डबल हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ गए कैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को पता करोगे? कर लोगे? कोई दिक्कत? चलो अब हम अपने रूल समझते हैं। रूल समझते हैं। हाँ, कौन कौन से रूल हैं जो हमको, ठीक है, हाँ समझो। आगे क्या है? हमें कुछ रूल याद रखने होंगे, सीमित रूल हैं। इनको जैसे ही आप याद करेंगे वैसे ही एक्टिव से पैसिव चेंज करने लगेंगे। क्या है रूल नंबर फर्स्ट? क्या लिखा है? एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन के नियम। मात्र ये कुछ नियम लिखे गए हैं, वही आप। रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव में कर्ता बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव में कर्ता बनाएंगे। ए सॉन्ग। चलो दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब पैसिव की लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पे आ जाओ। फिर ये वाक्य इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। ए सॉन्ग के साथ क्या लगाओगे? इज। चलो इज हो गया। ए सॉन्ग इज। तीसरा नियम, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, सिंग की SUNG, संग होगी। ठीक है, ए सॉन्ग इज संग। बाई का प्रयोग अपनी तरफ से करते हैं, बाई लगा दिया। और आखिरी रूल, एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव में सी का कर्म कारक तो हर होगा। देख लो सी का क्या है? सी का हर दिया जा रहा है। क्लियर हुआ? देखो, सी सिंग से सॉन्ग, इसका पैसिव क्या रहेगा? ए सॉन्ग इज संग बाय। पांचों नियम को फॉलो करते चलो। ओनली 5 रूल्स दिए जा रहे हैं, उनको फॉलो करोगे अपने आप एक्टिव से पैसिव चेंज हो जाएगा और ठीक हुआ है। दूसरा वाला करके दिखाओ। दूसरा, आई एम प्लेइंग हॉकी। हॉकी को लाओ इधर। HOCKEY, हॉकी इज बीइंग। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर प्लस बीइंग है तो इज बीइंग कर दिया। बहुत अच्छे। हॉकी इज बीइंग PLA बाई डी। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, प्लेड बाय। आई को इधर लाएंगे तो मी। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब कुछ चीजें और ध्यान में रखनी होंगी। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी होगी और साथ ही साथ एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हिंदी वाक्य तो दिया नहीं जाता है, इंग्लिश में होता है, उसी को पहचानना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हर हालत में याद करनी होगी आपको। उसके बाद यहाँ कर्ता कारक और कर्म कारक दिया गया, वो याद करना होगा। यही बात है ना? आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्या है अगला रूल? कह रहा है डबल ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्टिव वॉइस आया है उसमें डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? कुछ बच्चे किसी एक को ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
कुछ बच्चे किसी दूसरे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि ये मान लेते हैं वाक्य दिया जा रहा है, ही गेव मी ए बुक। ही सब्जेक्ट है वाक्य का, गेव वर्ब है, मी पहला ऑब्जेक्ट है और ए बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे में कुछ बच्चे क्या करेंगे, मी को आई कर दिया, मी को यहाँ दो लिखने हैं इसलिए थोड़ा पास पास लिख लेते हैं, मी को इधर लाओगे, आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वाज गिवन अ बुक बाय हिम। कुछ बच्चे तो ये बनाएंगे, ठीक, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ए बुक को नया सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव का, अ बुक वाज गिवन मी बाय हिम। अब कहोगे इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दोनों सही है, क्योंकि बाकी में डबल ऑब्जेक्ट आया था, इसलिए दो तरह से ये वाक्य बनाया गया है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन इनमें बेटर कौन सा है, तो इनमें बेटर वो माना जाएगा जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसमें जानदार कर्म को सब्जेक्ट बनाते हो आप, वो वाला वाक्य ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये देख लेते हैं, एक और वाक्य दिया जा रहा है, रतन सर टीचेज अस इंग्लिश, ठीक है। अब हम इसको पैसिव करेंगे तो कुछ बच्चों के द्वारा अस को यहाँ बी कर दिया जाएगा, बी आर taught इंग्लिश बाय रतन सर, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज taught us by, समझ रहे हो। इन दोनों वाक्यों में दोनों ही ठीक हैं, दोनों को नंबर भी मिलेंगे, जो पहली विधि से करेगा उसे भी नंबर मिलेगा, जो दूसरी से करेगा उसे भी मिलेगा, लेकिन अगर बेटर की बात करी जाए तो ऊपर वाला बेटर है, ठीक है। नहीं, किसी एक से ही करके आना है आपको, दोनों विधियों से नहीं करना है, किसी एक विधि से करना है। अगले रूल पे अगर नजर डालें तो अगला रूल कहता है, अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव करते समय इन मॉडल वर्ब के साथ बी जोड़ दिया जाता है। मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और ये जितनी भी मॉडल वर्ब हैं उन सबके साथ आपको पैसिव करते समय बी लिखना होगा, इस बात को ध्यान रखो। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, पैसिव करो इसका, दिस question can be solved by me, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, समझ रहे हो। पैसिव करते समय अगर मॉडल वर्ब है तो उसके बाद भी लिखना पड़ेगा आपको। फादर में कॉल यू, पिताजी तुम्हें बुला सकते हैं, पैसिव करो, यू may be called by father। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव बाकी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। पहले सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव, यदि एक्टिव वॉइस में आने वाला वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव है, एक्टिव वॉइस में आने वाला वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, ठीक। एक्टिव वॉइस की आपको समझ में चीटिंग करनी है। हाँ, एक्टिव वॉइस में क्या है, उनकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, आप अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ। आओ हम बोर्ड पे सीधा सीधा समझा दें आपको। जैसे लिखा गया, डज राधा लव कृष्णा,
तो आप जब पैसिव करोगे, ये इंडेफिनिट टेंस है, डज लग रहा है, तो कृष्णा इधर आएगा, उसके अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, इज कृष्णा LOVED लव्ड बाय राधा। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? दूसरा, हैव यू हेल्प्ड हर, हैव हर को इधर लाएंगे तो हैज सी बीन। बोलो, आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन है, हैज सी बीन हेल्प्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। समझ में आया? अगला, कैन यू सॉल्व इट, कर सकते हो? तो आपको ही करना है, इसका जवाब आपको ही करना है, समझ रहे हो? और इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डबल इंटरोगेटिव पे आ जाओ, तो डबल इंटरोगेटिव में व्हाई डू यू कॉल मी, व्हाई डू यू कॉल मी, इसमें क्या करेंगे, जब बाकी डबल इंटरोगेटिव होता है, यदि एक्टिव वॉइस डबल इंटरोगेटिव हो, तो जो भी एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आया है उसको आप लिख दीजिए सबसे पहले, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, जैसे सिंगल इंटरोगेटिव कर रहे थे, सिंगल इंटरोगेटिव कर दो शेष वाक्य। चलो, क्या करना है, वाई आया है, आप अपना वाई लिख दो, वाई डू यू कॉल मी, मी को इधर लाएंगे, आई हो जाएगा, तो एम लगाओगे, वाई एम आई कॉल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगाओ। समझ में आया? व्हेन विल यू हेल्प मी, व्हेन को वहीं छोड़ोगे, व्हेन मी को इधर लाओगे तो शैल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हेन शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा। डबल इंट्रोगेटिव में एक टाइप का और होता है, वो होता है हु वाला, हु वाले बाकी आपको कई गाइड में लिख के मिल जाएंगे, इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है। हु को जब पैसे में चेंज करेंगे तो बाय होम, क्या करना है, बाय होम सबसे पहले लिख दो, शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव कर दो। ये वाक्य टीच इज ग्रामर, तो बाय होम इज ग्रामर टॉट, क्वेश्चन मार्क लगाओ, समझ रहे हो? हु हेल्प्ड यू, हु ओरल कर लो इसे, हु हेल्प्ड यू, बाय होम वर यू, बाय होम वर यू हेल्प। कल आपको बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे करें, इंपरेटिव का पैसिव कैसे करें। अगले कौन से वाक्य हैं, इंपेरेटिव, ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव पैसिव बनता नहीं है, असर्टिव का बनता है, कर लिया, इंट्रोगेटिव का कर लिया, इसके बाद जो पैसिव बनता है वो रहेगा आपका इंपरेटिव, ठीक है। क्या करना है आपको, इंपरेटिव जब एक्टिव से पैसिव करेंगे तो इसके लिए 3 विधियां हैं आपके सामने, देयर आर 3 मेथड्स, तो एक एक करके समझ लो, ठीक। एक्टिव से पैसिव करते समय अगर इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव आता है तो पैसिव करते समय 3 विधियां हैं आपके सामने। फर्स्ट मेथड, प्रथम विधि, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे पहले आप लेट लगा दें, क्या लगाओगे, लेट लगाओगे, उसके बाद नया सब्जेक्ट, कर्ता नया वाला लगाओगे, ठीक है, उसके बाद बी लिखोगे और अंत में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख दोगे, हो जाएगा। एक वाक्य दे रहे हैं, लिखा हमने ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, इसे लेट की विधि से करना है, क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, हो जाएगा। ये लेट वाली विधि है। कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट, क्या हो जाएगा, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पोस्ट, पोस्ट द लेटर, द लेटर, लेट द लेटर बी
पोस्टेड। ये तो हो गई पहली विधि। दूसरी विधि समझ लेते हैं, सेकंड मेथड समझते हैं। इस विधि द्वारा अगर पैसिव करना है तो सबसे पहले आप नया कर्ता लिख दो, नया कर्ता लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद आप शुड भी लगाओगे और अंत में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सबसे पहले नया कर्ता लिखोगे, उसके बाद शुड भी लगाओगे और लास्ट में लगा दो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। जैसे बाकी दिया जा रहा है हेल्प द पुअर, कैसे बनाओ, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। दूसरा, ओपन योर बुक, योर बुक शुड बी ओपन्ड। और तीसरा, शट ऑल द विंडो, ऑल द विंडोज शुड बी शट, ठीक है। तो पहली विधि समझ गए, दूसरी विधि समझ गए और आखिरी थर्ड मेथड, तृतीय विधि। तीसरी विधि, तीसरी विधि कहती है कि अगर वाक्य में, जैसे ये वाक्य दिए जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है ओपन योर बुक, आपको क्या लग रहा है इस वाक्य में? ऑर्डर है, ऑर्डर है, या रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या लग रहा है? इसमें सीधा सीधा ऑर्डर नजर आ रहा है, ओपन योर बुक। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दो। अगर ऑर्डर लग रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दो, शेष वाक्य वैसा ही लिख दीजिए आप, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक, ठीक है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इसमें एडवाइस दी जा रही है, सलाह है। हेल्प द पुअर सलाह है, दूर से लग रहा है, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। इस तरह से इसमें जो भी आपको लग रहा है उसे आगे लिख दो और बाकी एक्टिव वॉइस में आया जो वाक्य है उसे वैसे ही लिख दो। एक चीज देखनी होगी, अगर उसमें आने वाला वाक्य, जो भी वाक्य दिया जा रहा है उसमें प्लीज, प्लीज अगर आया है तो प्लीज तो रिक्वेस्ट दर्शाता है, तो प्लीज हटाना पड़ेगा और यू आर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन लेना होगा। जैसे बोल दिया प्लीज, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, ये दिया गया है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बस। या फिर डू नॉट करके स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट प्ले, या मत खेलो, इसका मतलब हुआ यहां मत खेलो, तो इसका मतलब मना किया जा रहा है, नहीं खेलना है, तो डू नॉट हटा दीजिए आप और फॉरवर्ड लगा दो, क्योंकि फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना, फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना। क्लियर हुए? एक्टिव से पैसिव जब भी करोगे तो इसी विधि से करोगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सभी हो गए हैं।